हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, आप सभी बहुत टाइम से बोल रहे थे कि 202 का आंसरिंग कीजिए, सॉल्यूशन दीजिए। तो देखिए भैया, यहाँ पर हम लोग अब पेपर 202 जो री एग्ज़ाम हुआ है आपका, ठीक है, जो आपका री एग्ज़ाम हुआ है कल, उसका हम यहाँ सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग अपना अपना पेपर निकाल लीजिए, जो आपका पेपर हुआ है री एग्ज़ाम का, उसको निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए। ये आप जानते हो किसके लिए है। आप बीएड सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में री आया था ना, तो री एग्ज़ाम जो आपका हुआ है, जो आपने दिया है, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। कौन सा पेपर है? पेपर 202, ठीक है। तो शुरुआत करें। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। अब आप लोग देख लीजिएगा, एक तो यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है, जो हम सुना रहे हैं आप वो सुनिएगा सही से, ठीक है। बहुत सारी आवाज़ें पीछे से आएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वही सुनना है जो हम आपको सुना रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये पेपर चेक करेंगे अब। ओके, तो चेक कीजिए, अपना पेपर निकाल लीजिए। अब ये कौन सा सीरीज़ है हमें नहीं पता है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने यही भेजे हैं हमारे पास, सिंपल पेपर भेजे हैं। और देखो, एक बात और ध्यान रखो, जब आप में से कोई भी पेपर भेजा करे तो दोनों लैंग्वेज में भेजा करो। उसमें इंग्लिश भी दिखाई देनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप भेजा करो। केवल एक लैंग्वेज में मत भेजा करो, क्योंकि कुछ हिंदी में शब्द ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते, इसलिए उसका इंग्लिश वर्जन देखना पड़ता है। लेकिन इस बच्चे ने जो भेजे हैं टोटल हिंदी में भेजा, पूरा पेपर सिर्फ हिंदी में भेजा है, तो इसमें कुछ शब्द समझ भी नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह है कि आपको कोई भी पेपर भेजना हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में भेजा करो, ठीक है। ये ध्यान रखो आप लोग, ओके। तो अभी हम सॉल्यूशन देंगे किसका? 202 का। और आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको 95% एक्यूरेसी मिलेगी। यहाँ पर आपको 95% एक्यूरेसी मिलेगी प्रश्नों की, ठीक है, उत्तरों की। तो परेशान आपको नहीं होना है, आप यहाँ जो आंसर की है उस पर विश्वास पूरी तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-4 प्रश्न देखो हर एक में गलत हो जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर 2-4 तो गलत हो जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ 100% गारंटी नहीं लेते हैं कभी भी। हम 100% कभी नहीं बोलते, क्योंकि पूरी तरह सही तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो कुल मिलाकर ये है कि हमने आपको 95% आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। अब आप आंसरिंग करते जाना और ये शेयर भी कर देना, क्योंकि 202 बहुत बच्चों का हुआ है, तो आप उन सबको शेयर कर देना, ठीक है। री एग्ज़ाम हम लोग देख रहे हैं, चलिए आंसर करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए आप अपना निकालिए, अब आप अपना पेपर निकालिए और जल्दी से आंसर लगाइए, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, हाँ दोबारा एक बार और बता दूं कि 95% एक्यूरेसी है, तो विशेष ध्यान रखना, ऐसा मत करना एक आध प्रश्न का उत्तर गलत लगे और आप 100 तरह की बातें कहना शुरू कर दो, कह रहे ये गलत थी वो गलत थी, ऐसा नहीं करना। क्योंकि यहाँ जो पेपर सॉल्व किए जाते हैं बहुत अच्छी फैकल्टी द्वारा सॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है। तो आप विश्वास कर सकते हो पूरी तरह से। 2-4 प्रश्नों का हेरफेर हो सकता है, क्योंकि वो लोग क्या मानते हैं, आयोग क्या मानता है, यूनिवर्सिटी क्या मानती है, एजेंसी क्या मानती है, वो वही जाने, ठीक है। यहाँ पर 95% आपको एक्यूरेसी मिलेगी। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है। बिना टाइम वेस्ट करते हो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका है मानक विचलन, ठीक है, ओके। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति, ये केवल हिंदी में मिलेगा आपको पेपर यहाँ पर, क्योंकि हिंदी में भेजा गया हमारे पास, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक स्थायित्व रखता है? कौन केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक स्थायित्व रखता है? कौन रखता है? मध्यमान, ठीक है। इसका भी है, इसका भी है। थर्ड वाला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है? तो इसका होगा √2, ठीक है, इसका लगाओ √2। आगे बढ़ते हैं। टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? तो टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव दिया था मैकक्वेल ने, ठीक है। किसने दिया था? मैकक्वेल ने, ओके। पांचवा देखिए, सह संबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां क्या है? देखो, वैसे तो कोटि अंतर विधि तो बिल्कुल है ही है, गुणन आगुण विधि भी कहीं कहीं देखी गई है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में डीपली चर्चा की गई, तो गुणन आगुण विधि भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन मेनली जो विधि है वो कोटि अंतर विधि है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ए लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? यहाँ ए लगाएंगे, ध्यान रखना। इसका आंसर डी है, इसका आंसर ए है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। छठवां प्रश्न है, सह संबंध गुणांक का प्रसार होता है। तो इस छठवें का आंसर क्या है? -1 से +1 तक, ओके। क्या है? -1 से +1 तक। सातवां देखिए, कोटि अंतर विधि के प्रवर्तक कौन है? कोटि अंतर विधि के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? स्पीयरमैन, ठीक है। कौन है? स्पीयरमैन। आप लगा लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी।
ओके, अब गुणन आगुण विधि का प्रतिपादक है। गुणन मतलब गुणन आगुण विधि को किसने बताया? तो है कार्ल पियर्सन। आंसर कर लीजिए जल्दी से, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है कार्ल पियर्सन। ठीक है, गुणन आगुण विधि के प्रतिपादक है कार्ल पियर्सन। 9वें को देखिए, कोटि अंतर विधि का सही सूत्र क्या है? तो यहाँ हम कोटि अंतर विधि का सही सूत्र देखेंगे। इसका सूत्र होगा ये 1 माइनस ये वाला। ठीक है, कोटि अंतर विधि का सही सूत्र क्या है? तो आप ये देख लीजिए, पहला इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 10वां प्रश्न देखिए, यदि x बराबर 70, m बराबर 50 तो सिग्मा बराबर 10 है तो z का मान क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होता है x माइनस m अपॉन सिग्मा, ये होता है। ठीक है, तो 70 में से 50 जाएंगे तो 20 बचे, तो 20/10 हो गया ना, तो ये क्या हो गया 2, यानी कि +2। ठीक है, तो +2 सिग्मा ना, ये इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 10 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आपने लगा लिया होगा, इसका आंसर ये है, इसका आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं, 10 प्रश्न आप लोग कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग 11 प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, टी स्कोर का सूत्र क्या है? तो टी स्कोर का सूत्र हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम सॉल्व नहीं कराएंगे किसी भी चीज़ को, हम केवल यहाँ पर आंसरिंग करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए यहाँ केवल आंसरिंग की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर टी स्कोर का सूत्र हो 50 + 10 Z। ठीक है, जेड का हमने आपको बता दिया था x माइनस m अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो ये 50 + 10 Z, ये क्या है? टी स्कोर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब 12 देखिए, 12 क्या है? कौन प्रमापीकृत प्राप्तांक नहीं है? तो ये मध्यमान। ठीक है, ठीक है, ऐसे लगा लीजिए। 11वें का सी होगा, 12वें का डी होगा। आगे देखते हैं, 13वां देखिए, जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव कैसा होता है? तो इसमें दिया है जेड प्राप्तांक का जो मानक विचलन है वो सदैव 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे 1। ओके, अब 14वां देखिए, स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है। तो जो स्टेन स्कोर मानकीकृत, इसमें 9 बिंदु होते हैं। एक होता है स्टेन स्कोर और एक होता है सी स्कोर। ठीक है, तो सी स्कोर में 11 होते हैं और स्टेन स्कोर में 9 होते हैं। 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, ऐसे होते हैं। ओके, और जो सी स्कोर होता है उसमें 0 से लेकर 10 तक होते हैं, 10 तक, इसलिए इसमें 11 माने जाते हैं और स्टेन स्कोर में माने जाते हैं 9। ठीक है, चलिए लगा लीजिए, आंसर लगा लिया होगा आपने। ओके, इसका बी है और इसका क्या है? इसका ए है। ठीक है, अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। जेड स्कोर का प्रसार है, तो जेड स्कोर का प्रसार कितना है? जेड स्कोर का प्रसार है -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। ठीक है, इसका आंसर सी लगा लीजिए आप। ओके, 15 प्रश्न हो चुके हैं। ऐसे आप लोग अच्छी तरह लगाते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तरों को। ठीक है, यहाँ पर आप 95% सही उत्तर पाएंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम 16वां प्रश्न देख रहे हैं। 16वां प्रश्न, आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार पर अनुमान है। तो ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है भैया इरविन ने। किसने कहा? इरविन ने। क्या लगाओगे? इसका आंसर सी लगाओगे आप। ठीक है, लगा लीजिए। आकलन का क्षेत्र है, तो आकलन का क्षेत्र क्या है? देखो आपको एकदम सटीक और सही बताऊं, आकलन मेनली उपलब्धि में किया जाता है। ठीक है, आकलन किया जाता है मेनली उपलब्धि में, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए और ज़्यादा गहराई से सोचा जाए तो इसमें शोध और भविष्यवाणी भी सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, आकलन में शोध और भविष्यवाणी भी सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन जो हमें लगता है इसका करेक्ट आंसर उपलब्धि होगा। ठीक है, आकलन में शोध और भविष्यवाणी सम्मिलित होते हैं, लेकिन उपलब्धि इसका ज़्यादा सही आंसर, क्योंकि हमने भी यही लगाया और वहाँ से जो हमने पेपर सॉल्व कराया वहाँ से भी यही लग कर आया है। ठीक है, वैसे शोध भविष्यवाणी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा सटीक लगता है, जो कहा जाए एक शब्द में, तो उपलब्धि में है। ठीक है, तो इसका आंसर सी लगाएंगे हम लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी कि ये परिभाषा है मापन के बारे में, और यह परिभाषा किसने दी? ये बात वो हमसे पूछ रहे हैं। तो ये दी स्टीवेंस ने। किसने दी थी? स्टीवेंस ने। ए लगा लो इसका आंसर। ठीक है, इसका उपलब्धि है, इसका ए लगा लो, स्टीवेंस। 19वां देखिए, आकलन की विशेषताएँ हैं। तो आकलन की विशेषता भैया ये सभी हैं, इसलिए उपरोक्त तो सभी लगा लीजिए। ठीक है, आकलन की विशेषता क्या क्या है? ये सभी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देखिए, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व है। तो विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन जो किया जाता है उसका महत्व क्या है? इन सभी में आकलन का महत्व है। ठीक है, तो इसका होगा डी। ठीक है, यानी कि नैदानिक पृष्ठपोषण में और अधिगम प्रगति में, आत्म मूल्यांकन में, ये आकलन सब में लाभकारी है, महत्व है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। आप लगा लीजिए फटाक से। ठीक है, इसका भी डी होगा, इसका ए होगा। आपने लगा ही लिया होगा ना, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। और वीडियो आपको
सही लगती हैं तो आप प्लीज़ शेयर कर दिया करो ताकि और बच्चों के पास भी पहुंच जाए। ठीक है, 21वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब देखिए, इसमें लिखा है किसका क्षेत्र सीमित होता है, तो मापन का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, 22वां देखिए, किस मापनी में सभी गणितीय प्रक्रियाएं होती हैं, प्रयुक्त होती हैं या गणितीय संक्रियाएं होती हैं, तो ये होगा अनुपात। ठीक है, अनुपात लगा लीजिए इसका। ओके, 23वां देखिए, मूल्यांकन का प्रथम सोपान है, तो मूल्यांकन का प्रथम सोपान क्या है? प्रथम सोपान है उद्देश्यों का निर्धारण करना। ठीक है, पहले उद्देश्यों का निर्धारण होता है। मूल्यांकन का प्रथम सोपान क्या है? मूल्यांकन का प्रथम सोपान है उद्देश्यों का निर्धारण करना। ठीक है, 23 प्रश्न हो गए, 24वां हम लोग देखते हैं, आंसर लगा लीजिए फटाक से। ठीक है, वेरी गुड। चलिए 24वां देखिए, कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ये कह रहे हैं कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो भैया निदानात्मक मूल्यांकन भी होता है, संकलनात्मक होता है, स्थापन भी होता है, लेकिन विस्थापन नहीं होता है। ठीक है, 24वां देखिए, 24वें का आंसर होगा सी। ओके, 24वां आंसर क्या होगा? सी, विस्थापन। ओके, 25वां देखिए, कौन मापन स्केल का प्रकार नहीं है? तो ये जो मूल्यांकित है ना, ये लास्ट वाला डी वाला, जो डी मापन स्केल का प्रकार नहीं है, डी नहीं है। ठीक है, इसका होगा सी, इसका होगा डी। एक बार देख लो ध्यान से, ये देखो 25 का क्या होगा? डी होगा, लगा लो उसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26वां देखिए, अधिकतर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण सम्मिलित होते हैं, तो किसमें सम्मिलित होते हैं? ये आंतरिक में। ठीक है, किसमें? आंतरिक में, इसका लगा लीजिए सी। ठीक है, 26वें का क्या होगा? सी होगा। 27वां देखिए, कौन सा उच्च स्तर का मापनी है? उच्च स्तर की मापनी कौन सी है? तो भैया सबसे जो उच्च स्तर की मापनी मानी जाती है ना, वो अनुपातिक मानी जाती है। ठीक है, इसे लगा लो अनुपात, यानी कि डी लगा लो। ठीक है, अब 28वां देखिए, एक विद्यार्थी ने गणित में 50 अंक प्राप्त किया। क्या लिखा है? एक विद्यार्थी ने गणित में 50 अंक प्राप्त किया, यह उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये मूल्यांकन का नहीं, ये मापन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये मापन। ये एक विद्यार्थी ने गणित में 50 अंक प्राप्त किया, यह उदाहरण है। तो अच्छा देखो, ये है तो मापन ये, क्योंकि जहाँ अंक में समाहित कर दिए जाए कोई भी चीज़ तो वो मापन हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये मूल्यांकन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ना तो आप यहाँ पर लगाइए मूल्यांकन ही लगाइए। ठीक है, मूल्यांकन ही लगाइए। यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? मूल्यांकन ही लगाइए। ठीक है, वैसे 50 अंक प्राप्त किया है ना, इसके लिए क्लियरली बोल देते हैं कि उसने अंक इतने प्राप्त किए हैं, तो ये मापन होना चाहिए। ऐसा हो जाता है कि मापन होना चाहिए, लेकिन वहाँ से जो लग कर आए मूल्यांकन, आप मूल्यांकन लगा लीजिए। ठीक है, सी इसका आंसर लगाया हुआ है। ओके, तो आंसर क्या लगाएंगे आप? इसका सी लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि अच्छा या वांछनीय है को मानकर चला जाता है, तो ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है रेमर्स एवं गेज ने। ठीक है, इसका आंसर 29 का आंसर आप लगा लीजिए, रेमर्स एवं गेज। ठीक है, देखो किसी भी प्रश्न में आपको शंका हो या कुछ भी ये लगे कि नहीं ये गलत है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर दोबारा देखा जाएगा, दोबारा चेक किया जाएगा उसे। ठीक है, उसको दोबारा देखा जाएगा, परखा जाएगा। ओके, परेशान नहीं होना है किसी भी तरह से। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न में चलते हैं। मूल्य निर्धारण संबंधित है, तो मूल्य निर्धारण किससे संबंधित है? ये मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है, मूल्य निर्धारण मूल्यांकन से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 31वां देखिए, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? 31 प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है, तो किस में होता है? अनुपात। ठीक है, 32वां देखिए, मूल्यांकन एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी से संबंधित है? तो देख रहे हैं अब ये 33वां प्रश्न जो है, 33वां का होगा अंतराल मापनी। ठीक है, 33वां का आंसर क्या होगा? अंतराल मापनी। ओके, थर्मामीटर का उदाहरण किससे है? कौन से आकलन की मापनी से है? तो अंतराल से। ठीक है, लगा लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। 34वां देखिए, मापन होता है, तो मापन कब करते हैं? मापन तो भैया मूल्यांकन से पहले ही हो जाता है, मूल्यांकन के दौरान नहीं होता, मूल्यांकन से पहले हो जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन से पूर्व। 34 का क्या है? 34 का होगा ए। ठीक है, अब 35वां देखिए, कौन सा आकलन उपकरण है? कौन सा आकलन उपकरण है? तो अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, सभी सही हैं। ठीक है, ओके, 35 का आंसर क्या होगा? डी। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, लगाते जाइए आप सभी अपने आंसर को। ठीक है,
आंसर सही मिलेंगे, परेशान मत होइए। एक दो क्वेश्चन में, एक दो आंसर में कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि कोई भी 100% कभी सही नहीं कर सकता, है ना। तो ये है, 2-4 प्रश्न हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन जिसमें भी आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे ये प्रश्नों के उत्तर बड़े अच्छे लोगों द्वारा, जो इन्हीं क्षेत्र में रहते हैं उनके द्वारा इनका आंसरिंग की गई है, जो प्रोफेसर्स वगैरह उनके द्वारा, ठीक है। तो आपको किसी प्रश्न में डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसको दोबारा एक बार देखा जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। ओके, 35 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये 36वां प्रश्न हम देख रहे हैं, कौन सा आकलन का गुणात्मक उपकरण है, ठीक है। तो यह अवलोकन, क्या है, अवलोकन। कौन सा आकलन का गुणात्मक उपकरण है, यह है अवलोकन, ठीक है। 37वां देखिए, कौन सी तकनीकी सामाजिक गत्यात्मक को मापने हेतु सर्वोत्तम है, क्योंकि सामाजिक गत्यात्मक पूछा तो समाज में थी, ठीक है। 38वां देखिए, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा की देखो लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, तीनों परीक्षा चलती हैं ना, तो उपरोक्त सभी, डी लगा लीजिए। देखो हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे काम पहले से ही हैं, ठीक है। इसका आंसर आप डी लगा लीजिए, ओके, उपरोक्त सभी लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। इसका बी है, इसका डी है, और इसका लास्ट वाले का भी डी है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। 38 हो गए ना, 39वां देखते हैं। 39वां देखिए, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, किसने लिखा है इस पुस्तक को। तो ये लिखा है, आप जानते हो ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा फेमस है, नाम बहुत फेमस है ब्लूम का, ठीक है। तो ब्लूम लिखा है, ठीक है। अब देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों में कितने क्षेत्र आते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों में 3 क्षेत्र आते हैं, ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों में कितने क्षेत्र आते हैं, 3 क्षेत्र आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहीं कहीं 4 दिया है, लेकिन 3 मेनली माने जाते हैं, इसलिए 3 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 41वां प्रश्न देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य कौन सा है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सर्वोच्च स्तर होता है, देखो स्टार्टिंग होती है ज्ञान से, स्टार्टिंग होती है ज्ञान से इसके क्षेत्र की, और जो चरम सीमा पर जाता है, सबसे ऊपर जाता है, वो जाता है मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन। तो ये होते हैं इसके क्षेत्र लगभग 6, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ज्ञान है और लास्ट में मूल्यांकन है। तो जो सर्वोत्तम है, सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा क्षेत्र है, वो है मूल्यांकन, ठीक है। 41 का आंसर क्या होगा, डी, मूल्यांकन इसका सही आंसर है, ठीक है, मूल्यांकन लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुचि उद्देश्य से संबंधित है, तो रुचि किससे संबंधित है, रुचि आपकी भावनाओं से, इन चीज़ों से तो संबंधित है ना, तो भावात्मक उद्देश्य से। ब्लूप्रिंट चार्ट में निम्न होते हैं, तो ये पूछ रहा है ब्लूप्रिंट चार्ट में क्या क्या होते हैं। तो ये सभी होते हैं उद्देश्य, प्रश्न प्रकार, प्रश्न के भारांक, ठीक है। आपने ये लगा लिए होंगे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ओके। 44वां देखिए, निम्न में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। देखो जो अच्छा परीक्षण होगा ना, वो वैध भी होगा, विश्वसनीय भी होगा और वस्तुनिष्ठ भी होगा, ठीक है। तो क्या आंसर डी होगा इसका, ठीक है। आंसर क्या करोगे, डी करोगे आप, इसका आंसर क्या करोगे, डी करोगे, ठीक है। 44 का क्या है, डी। 45 का देखिए, क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को दिया था, तो क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को किसने दिया था, सिम्पसन ने दिया था, ठीक है, सिम्पसन ने दिया था। इसका आंसर होगा सी। आंसर फटाफट से लगाते जाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी लगाते जाइए और उन बच्चों के पास जरूर पहुंचा देना जिनको इसकी आवश्यकता है। 45 प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं, अब हम 46वां प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 46वां प्रश्न देखिए क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि MCQ आधारित हैं। तो किस पर आधारित है, ये प्रत्यास्मरण पर आधारित हैं, ठीक है, प्रत्यास्मरण पर आधारित हैं। 46 का क्या हुआ, ए। 47वां देखिए, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से कहलाता है। तो समझने का मतलब क्या है, वैसे कहते हैं कि बोध हो गया, यानी कि उस चीज़ को आपने समझ लिया, उस चीज़ को आपने जान लिया, यानी कि आपको उसका बोध हो गया। बोध तो कहलाता ही कहलाता है, ठीक है, लेकिन जो मेन माना जाता है वो ज्ञान से माना जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये कह रहा है सामग्री के अर्थ को समझना, केवल समझने को बोल रहे हैं, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से कहलाता है। तो यदि हम किसी के अर्थ को समझते हैं तो वो बोध होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा डीपली हम चले जाते हैं तो वो ज्ञान होता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ए, वो अधिक सटीक बैठता है, ठीक है। यहाँ पर जो बोध नाम का जो ऑप्शन है, बोध जो ऑप्शन है वो पहला ज़्यादा सटीक बैठता है, ठीक है। तो अब देखते हैं वो लोग क्या मानते हैं, वो वही जाने क्या मानेंगे, ठीक है। इसका आंसर वैसे ए उचित है, तो ए लगा लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए 48वां देखिए, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। अनुदेशन के अंत में आपने कोई निर्देश दे दिया, फिर आप उसके निर्देश देने के बाद उस बच्चे ने काम कर दिया जो भी करना था, तो उसको क्या उपलब्धि मिली,
उस काम को करने से। आपने किसी बच्चे से कह दिया बेटा पेड़ लगाओ, मैं निर्देश देता हूँ, अब बच्चा पेड़ लगाने चला गया, बच्चे ने पेड़ लगा लिया। अब पेड़ लगाने के बाद उसे क्या उपलब्ध हुआ, उसने जान लिया ना कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कितना डालना चाहिए, पेड़ को कितनी गहराई में डालना चाहिए, ये सब उपलब्ध हुआ ना। तो ये जो होता है ना कि अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना, ये योगात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, 48वां क्या, 48 का बी लगा लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड, 48 का बी लगाइए। ओके, अरे कहाँ है, 48 का बी लगाना है आपको। ओके, ये देखिए 49वां, पद विश्लेषण किया जाता है। तो पद विश्लेषण किस लिए किया जाता है, अच्छे पद के चयन के लिए, कमजोर पद के अस्वीकार के लिए और पदों के सुधार के लिए, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, 59 का डी आंसर होगा। ओके, देखो आवाज़ सुन रहे हो कितनी जोर की आ रही है ना, डैग बजने की आवाज़ साउंड की, लेकिन वो ज़्यादा मत सुनिए। ठीक है, क्योंकि योगी जी अब आ गए हैं तो बड़ी खुशी की बात है हम सब लोगों के लिए, और इसलिए डैग वैग बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहे हैं। खैर डैग मत सुनिए आप ये देखिए। ठीक है, जो आपको सुनना है। ओके, चलिए 50वें प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर आपने लगा लिया होगा ना, डी है। इसका आंसर आपने लगा लिया होगा, बी है। ये 50वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता से संबंधित है। तो जब शैक्षिक उद्देश्यों को हम अपने शरीर के द्वारा करने लगे, शारीरिक क्षमता से करने लगे, तो क्रियात्मक में आ जाता है। ठीक है, यदि मन से होता, भाव से होता तो ये आ जाते, लेकिन यहाँ शारीरिक क्षमता की बात की जा रही है तो यहाँ क्रियात्मक होगा। 50 का क्या होगा, सी आंसर। 50 का क्या होगा, सी आंसर। ओके, वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। गुड, आधा पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आधा और बचा है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप बड़े आराम से, बड़े बढ़िया तरह से लगाते जाइए फटाफट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट को जाना जाता है, ब्लूप्रिंट को जाना जाता है, इसका कार्यशैली सूचक। ठीक है, ये लगाइए इसका। 52वां देखिए, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना किस पर आधारित होती है। तो भैया इसका जो आंसर है ना, वो दोनों लगाइए इसमें। प्रत्यस्मरण तो मुख्य है ही है, लेकिन पहचान भी इसमें सही है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर सी लगा लीजिए। ओके, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न है, कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, ये संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, ऐसा उद्देश्य पूछ रहे हैं। तो इसका क्या होगा, इसका होगा 53वां प्रश्न है, इसका आंसर होगा अनुमूल्यन। ठीक है, कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो अनुमूल्यन है। 54वां देखिए, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की विधियां हैं, मुख्य तो ये है और ये है, मिलर भी ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका, उपरोक्त सभी। ओके, 53 का आंसर बी है और 54 का आंसर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 55वें प्रश्न की ओर। 55 का आंसर, प्रश्नावली के प्रकार होते हैं। प्रश्नावली के प्रकार भी तीनों ही होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रश्नावली के प्रकार कैसे होते हैं, तीनों ही होते हैं, प्रतिबंधित, अप्रतिबंधित और चित्रात्मक। तो इसका लगाएंगे हम डी। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए 56वां प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो ये किसने कहा था, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, ये कहा था टर्मन ने। किसने कहा था, टर्मन ने कहा था। ठीक है, वुडवर्थ ने नहीं कहा था, वुडवर्थ ने यहाँ विचार नहीं, वुडवर्थ ने चीज़ लगाई थी, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, तो समझो, वुडवर्थ ने कहा था अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है, लेकिन टर्मन ने कहा था अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टर्मन, यानी कि इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब बुद्धि IQ का फॉर्मूला क्या है, तो मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। ओके, 58वां देखिए, मानसिक आयु की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। मानसिक आयु की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी, तो ये दी थी बिने ने। ठीक है, किसने दी थी, बिने ने दी थी। ओके, आगे बढ़े। वेरी गुड, चलिए अब 59वां प्रश्न देखिए, 59वां प्रश्न देखिए, 1912 में किसने बिने बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन परीक्षण तैयार किया। तो भारत में सबसे पहले राइस ने किया था। ठीक है, किसने किया था, राइस ने किया था। ओके, चलिए आगे बढ़े। भारत में तो 1912 में सबसे पहले राइस ने ही किया था, इससे इन्हीं का नाम आता है। और देखते हैं आगे क्या होता है, क्या लगाते हैं। ठीक है, अब 60वां प्रश्न देखते हैं, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है। तो ये भैया सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है।
क्या है? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। इसका सी है और यहाँ पर इसका बी है। हम सही लगा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या था इसका सी है, ठीक है, 60 का सी है, लगाते जाइए आप लोग। 59 का ए लगाया था ना, राइस, बिल्कुल ठीक है। और 58 का आप लगा ही चुके थे, इसका बिने था। मानसिक बुद्धि की अवधारणा मानसिक आयु की अवधारणा सबसे पहले बिने ने दी थी, ठीक है, वो आप लगा ही चुके होंगे। आगे बढ़े, चलिए 61वां देखिए। यदि किसी विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 13 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? अब आपने देखा है ना, मेंटल एज अपॉन कैपिटल एज इंटू 100, ये है ना। तो आप जानते हो कि वास्तविक आयु कितनी है और मानसिक आयु कितनी है। तो मानसिक आयु आप लिखेंगे 13, वास्तविक आयु लिखेंगे 10, इंटू 100 लिख देंगे तो 10 ढाई 100, 130 हो गई। इसका आंसर क्या होगा? 130, ठीक है। क्या होगा? 130। आंसर लगाइए 130, ठीक है। 110 नहीं, 130 लगाना बुद्धू, ठीक है, गुड। चलिए 62वां देखिए। प्रक्षेपी तकनीकी व्यक्ति के मन का मापन करती है। जो प्रक्षेपी तकनीकी होते हैं ना, व्यक्ति के अचेतन मन को मापती है। वो कौन से को? अचेतन मन को, ठीक है। इसका आंसर सी लगाइए, ओके। अब देखिए 63वां प्रश्न, चलो आगे बढ़ें, ऊपर करें इस पेज को, सही है, इसको लगा लीजिए आप, ठीक है। इसका बी है और इसका सी है, अचेतन मन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 63वां देखिए। कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करने के लिए बनाया जाता है? भविष्य की योग्यता का मापन करने के लिए कौन सा परीक्षण बनाया जाता है? तो ये व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है। 64वां देखिए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक, ठीक है। अब 65वां देखिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वुडवर्थ ने, ठीक है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, ये कथन वुडवर्थ का है, ठीक है। आप लोग आंसर कर लीजिए अच्छी तरह से, ओके। आगे बढ़ें अब, वेरी गुड, चलते हैं। 66वां देखिए। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आप जानते हैं कि ये कौन थे? फ्राइड। कौन थे? फ्राइड थे, ठीक है। 67वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के प्रक्षेपी तकनीकी के अंतर्गत आती है? किसके? प्रक्षेपी तकनीकी के अंतर्गत क्या आता है? साहचर्य भी आती है, पूर्ति भी आती है और अभिव्यक्ति भी आती है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है, डी लगा लीजिए इसका। 68वां देखिए। टीएटी विकसित किया गया है, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यानी कि टीएटी विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया? ये मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा, मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा किया गया, ठीक है। 68 का होगा डी, मॉर्गन और मुर्रे। ऊपर करके दिखा देते हैं हम इसे, देखिए, मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा। अब तो दिख रहा होगा ना? हाँ। अब देखिए 69वां देखिए। कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। देखो, सृजनात्मकता में मौलिकता पाई जाती है, प्रवाह पाया जाता है, लचीलापन भी पाया जाता है, लेकिन दृढ़ता नहीं पाई जाती। जो सृजनात्मकता दृढ़ता रखे वो सृजनात्मकता हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दृढ़ता, ठीक है। कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है पूछा है, तो यहाँ होगा दृढ़ता, ठीक है, यानी कि आंसर बी लगा लिया होगा आपने। 70वां देखिए। सृजनात्मक परीक्षण का पिता किसे कहा जाता है? सृजनात्मक परीक्षण का पिता टॉरेंस को कहा जाता है, ठीक है। लगा लीजिए जल्दी से आंसर, ओके। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। 71वां देखिए। बाकर मेहंदी ने परीक्षण का विकास किया। ये कह रहे हैं बाकर मेहंदी ने कौन से परीक्षण का विकास किया? कुल मिलाकर ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो कौन से परीक्षण का विकास किया था? उन्होंने सृजनात्मक परीक्षण का विकास किया था बाकर मेहंदी ने, ठीक है। और 72वां उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से हम किस चीज़ का आकलन करते हैं? ये लोग जानना चाह रहे, पूछ रहे हैं। तो ये छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान का, कि उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया, वो कार्य करने से उन्हें क्या उपलब्धि प्राप्त हुई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा उसका, ओके। 73वां देखिए। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण का दोष है? कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण का दोष है? तो विचार अभिव्यक्ति में कमी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 73 का आंसर होगा बी। आगे बढ़ें, चलिए इनको लगा लीजिए आप जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखो ये जो पेपर है ना, ये टोटल हिंदी में दे रखा है, इन्होंने हमें हिंदी में सेंड किया है, जिसने भी ये सेंड किया है। तो भैया आपको कोई भी पेपर जैसे सॉल्व कराना तो प्लीज़ आप दोनों लैंग्वेज में दिया करो, क्योंकि जहाँ हमने भेजा उन्होंने भी हमसे कहा कि केवल एक ही लैंग्वेज में पढ़ने में दिक्कत होती है, समझ नहीं आती बहुत सारी चीज़ें,
ठीक है। तो कोई भी बच्चा जब भी पेपर भेजे तो दोनों लैंग्वेज में भेजा करो, ठीक है। दोनों लैंग्वेज उसमें होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, जिससे यदि हिंदी में समझना है तो इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में समझना है तो हिंदी में देख लो, ठीक है। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। चलिए आगे बढ़ें। दोनों लैंग्वेज होती है तो दिक्कत नहीं होती है ना, नहीं तो इस तरह से बड़ी परेशानी हो जाती है ना। चलिए अब 74वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये तो आपने लगा ही लिया होगा, ये इसका आंसर ये है 73 का, ठीक है। 74 देखिए, कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है, कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो इसका आंसर होगा सरल प्रत्यास्मरण, क्योंकि ये निबंधात्मक नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव है। कैसे ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ हैं, ठीक है। अब 75वां देखिए, बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल किसने दिया था। तो ये गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 75 हो गए, ओनली 25 क्वेश्चन और रहे हैं। आप लोग ऐसे ही बढ़िया तरह से करते रहिए, ठीक है। सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा इन पेपरों का, ठीक है। सो परेशान आपको बिल्कुल होना ही नहीं है, ठीक है। चलिए 76वें प्रश्न के हम लोग चलते हैं, 76वें प्रश्न की ओर। 76वां प्रश्न है, वैधता के प्रकार में सम्मिलित है। 76वां क्या है, वैधता के प्रकार में सम्मिलित है, तो आप इसका आंसर डी लगाइए, ठीक है। 77वां देखिए, वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। तो ये बातें जो कही हैं, ये जो परिभाषा कही है, ये किसने कही है, ये कही है क्रॉनबेक ने। किसने कही, क्रॉनबेक ने। देखो वैसे आपको वीडियो साफ दिख रही होगी ना, क्योंकि आज तो पेपर थोड़ा क्लियर है, आपको वीडियो दिख रही होगी। यदि वीडियो आपको नहीं क्लियर दिख रही है तो आप उसका हाई क्वालिटी कर लेना है, ऐसे 3 बटनों से जाकर हाई क्वालिटी कर लेना, ठीक है। ये परिभाषा जो दी है क्रॉनबेक ने दी है, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्रॉनबेक लगाइए। आगे देखिए, बेमेल को खोजिए, यानी कि जो मेल नहीं खा रहा उसे खोजिए। तो क्या है, विश्वसनीयता परीक्षण पुनः परीक्षण। देखो भैया, कोई चीज़ जब विश्वसनीय हो जाएगी तो उसमें बार बार परीक्षण की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, जहाँ तक है ना, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। 78 का आंसर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। हम आपसे फिर एक बार कह रहे हैं कि यहाँ पर आप ये मत सोचना कि 100% आपको एकदम सही मिल जाएंगे। वैसे तो उन्होंने जो लगाकर भेजे आंसर वो 100% सही लगाकर भेजे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से कभी नहीं कहते आपसे कि ये 100% सही होंगे, क्योंकि कहीं ना कोई प्रश्न उत्तर गलत निकल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन 95% सही होंगे, ये गारंटी है, ठीक है। परेशान मत हो ना, आप इस आंसर की पर, इन सॉल्यूशन पर पूरा विश्वास रख सकते हो, ठीक है। 2-4 आगे पीछे भले ही हो जाए, लेकिन वैसे बाकी सब सही होंगे, ठीक है। तो आप अपने आंसरिंग करते जाइए, ओके। अच्छा चलिए चलते हैं, क्या है 79 को हम लोग पढ़ रहे हैं अब, ओके। 79 को देखते हैं। स्थिरता गुणांक मापन होता है, 79 स्थिरता गुणांक मापन होता है, ये समतुल्य प्रारूप, ठीक है। ये बताया इसका, स्थिरता गुणांक मापन होता है समतुल्य प्रारूप। अच्छा, ये जो प्रश्न है इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसके हमें क्लियर नहीं है। जब हमने ये प्रश्न पूछा तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये हमें क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं लगा रहे, उन्होंने ये कहा, ठीक है। इसके बारे में हमें क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं लगा रहे। तो भैया आपको जो इसका आंसर लगाना हो वो देख लेना, आप ये लगा लो, फर्स्ट वाला जो भी हो देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो स्पीयरमैन का प्रोफेसर जो फॉर्मूला है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो उन्होंने ये कहा कि इसका हम आंसर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम कंफर्म नहीं हैं, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे आप एक लगा लीजिए, फर्स्ट लगा लीजिए, ओके। चलो आगे बढ़े, चलिए 81वां देखिए, यदि एक घड़ी हमेशा 10 मिनट विलम्ब होती है तो यह क्या है, हमेशा ही होती है, 10 मिनट लेट हमेशा ही होती है, तो ये वैध भी और विश्वसनीय है, क्योंकि आज भी जाकर देखोगे तो भी 10 मिनट लेट होगी, कल भी देखोगे तो भी 10 मिनट लेट होगी, कोई भी देखेगा तो भी 10 मिनट लेट ही दिखेगी वो, तो क्या होगी, विश्वसनीय भी और वैध भी। तो इसका क्या आंसर होगा, सी, ठीक है। 82वां देखिए, विश्वसनीयता गुणांक होती है, 82 क्या है, विश्वसनीयता गुणांक होती है, तो ये विश्वसनीयता गुणांक सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हो ना, विश्वसनीयता गुणांक होती है, अब देखो होता को होती लिख दिया, तो इसी का इंग्लिश वर्जन देखते तो उसमें सही दिखाई देता, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इंग्लिश वर्जन का ही बस हिंदी में अनुवाद कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, इतना ही होता है। तो इसलिए हमने कहा कि दोनों लैंग्वेज में भेजा करो, जिससे पता चल जाए कि उधर क्या लिखा है, ठीक है। अब यानी कहा विश्वसनीयता गुणांक होती है तो सदैव धनात्मक होता है, इसका ऋणात्मक कभी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या लगाओगे, सदैव धनात्मक। इसका आंसर कर लीजिए आप, ए होगा इसका आंसर, इसका सी होगा, ठीक है। अब 83वां देखिए, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, क्या होता है एक मानकीकृत परीक्षण में, तो इसमें भैया इसका डी लगा लीजिए, उपरोक्त सभी परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का
फलांकन और परीक्षण का मूल्यांकन। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण में क्या होता है, सभी होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़े, चलिए। अब क्या थोड़े से प्रश्न रह गए हैं, सारे प्रश्न होने वाले हैं, बस थोड़े से प्रश्न रह गए। आप बड़े आराम से इनके आंसर देख सकते हो, लिख सकते हो, कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन बच्चों के पास पहुंच जाए जो इनके आंसर की खोज कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर सही मिलेंगे, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे लोगों ने, अच्छे प्रोफेसर्स ने ये सॉल्व किया है पेपर। ठीक है, परेशान नहीं होना आपको। ओके, चलिए अब हम चलते हैं 84वें प्रश्न की ओर। एक उत्तम आकलन परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो उत्तम आकलन परीक्षण जो होता है वो विश्वसनीय भी होता है और वैध भी होता है और वस्तुनिष्ठ भी होता है। ठीक है, क्या हो गया, इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, 85 में देखिए, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैध होगा, क्योंकि विश्वसनीय है इसलिए वो वैध भी होगा। ठीक है, क्या होगा, वैध होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। बढ़े ना, हाँ बढ़ते हैं, चलिए। 85 प्रश्न हो चुके हैं, ओनली 15 प्रश्न बाकी हैं। आप लोग अपने पेपर से बिल्कुल सही सही मिलान कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 86वां प्रश्न देखिए, मानकों के प्रकार हैं, मानकों के प्रकार हैं। तो ये तीनों ही मानकों के प्रकार हैं, आयु, ग्रेड और शतांशीय। ठीक है, तो इसका डी लगा लीजिए। 87वां देखिए, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है उसकी लंबाई प्रभावित करती है। कौन करता है, लंबाई प्रभावित करती है। ठीक है, उपरोक्त सभी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, लंबाई जो है वो आंसर सबसे ज़्यादा सटीक, सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है, अच्छा, कठिनाई का स्तर बढ़ जाए तो क्या विश्वसनीयता कम हो जाएगी, नहीं ऐसा तो नहीं है, ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो लंबाई बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया, लंबाई। तो आप इसका आंसर ए लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए, MCQ में गलत विकल्प होते हैं, ये विचलित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विचलित कर देते हैं व्यक्ति को। जैसे MCQ में गलत विकल्प होंगे, जैसे आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो, उसके 4 ऑप्शन गलत हैं, तो आप कहोगे यार ये कहाँ से आफत आ गई, इसमें हमारा नंबर और ख़राब हो जाएगा। 100 तारीख की बात सोचते हो ना, बहुत सारी गाली भी निकलती हैं कि यार तुम लोगों पे एक पेपर नहीं सही बनाया जाता है, तुम लोग क्या शासन चलाओगे, फलाना ढीम का, क्या क्या कहते हो ना। तो MCQ में जो गलत विकल्प होते हैं ना वो विचलित करने वाले होते हैं। ठीक है, 88 प्रश्न हो चुके हैं, आगे बढ़े हम लोग, वेरी गुड। चलिए, 89वां प्रश्न है, मिलान प्रश्नों में कितने स्तंभ होते हैं। तो एक ये होता है, एक ये होता है, 2 स्तंभ होते हैं ना, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, कितने होते हैं, 2। मिलान प्रश्नों में कितने स्तंभ होते हैं, 2 होते हैं। एक प्रश्न होंगे, एक तरफ प्रश्न होंगे, एक तरफ उत्तर होंगे। ठीक है, 2 स्तंभ होते हैं। आगे बढ़े, 90वां, इसका आंसर ये होगा ए। ठीक है, 90वां प्रश्न देखिए, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है। स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है, तो इसका आंसर होगा मानक संदर्भित परीक्षण। ठीक है, क्या होगा, मानक संदर्भित परीक्षण। ठीक है, इसका आंसर ये लगा लीजिए। ओके, चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़े ना, हाँ जी बढ़ते हैं। अब आते हैं 91वें प्रश्न की ओर। देखो आपका पूरा पेपर कंप्लीट होने वाला है, पूरा पेपर ये सॉल्व होने वाला है। ठीक है, बढ़े, चलिए। परंपरागत आकलन प्रणाली है। परंपरागत तो आप जानते हो ना, टीचर सामने खड़ा हुआ करता था, टीचर पढ़ाता रहता था, बच्चा सुनता रहता था, बोलने का अधिकार भी नहीं था, बस शांति से बैठा रहता था, सुनता रहता। व्याख्या प्रणाली थी, वो शिक्षक केंद्रित प्रणाली थी, शिक्षक केंद्रित प्रणाली थी। ठीक है, 91 का क्या होगा आंसर, 91 का होगा सी। अब 92 का देखिए, CGPA का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज। ठीक है, आप ये लगा लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ए होगा। अब 93वां प्रश्न देखते हैं, ये दोनों ऊपर वाले लगा लिए होंगे, नीचे चलते हैं। ठीक है, चलिए, 93वां प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, नहीं को देख लेना, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए ये लिखा है ना, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। भैया परंपरागत कहाँ से आई, परंपरागत तो वो होती है जो शुरू से चल रही हो। ये तो 2010 में आई है ना, 2010-11 में तो आई है ग्रेडिंग प्रणाली, तो परंपरागत नहीं है, तो गलत ही तो पूछ रहा है, वो सत्य नहीं है ही तो पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा, डी लगाना। ठीक है, 94वां प्रश्न देखिए, किस प्रकार के परीक्षण में पद विश्लेषण आवश्यक होता है। पद का विश्लेषण करना किस प्रकार के परीक्षण में आवश्यक होता है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, दोनों ही होंगे इसमें। ठीक है, क्या आंसर होगा, सी होगा। ओके, अब देखते हैं 95वां प्रश्न। चलिए,
आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि इसमें प्रश्नों के उत्तर सही हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपने यदि इस तरह के कर दिए हैं, 50 क्वेश्चन कर दिए, तो भैया आपके तो बल्ले बल्ले बढ़िया तरह से आपकी आंसरिंग हो जाएगी अच्छी तरह से। और जैसा कि हमने आपसे कहा भी था, जब वो नोट्स भेजे थे हमने आपके मैराथन क्लास के, हमने आपसे कहा था पास हो जाओगे, गारंटी इस बात की है, हमने आपसे कहा था ना। तो हमने उसमें भी चेक किए थे, आपके 30 प्रश्न एक ही उसमें से एक ही मैराथन में से दिख रहे थे, 202 की में थे, पता है आपको। उसी में से केवल जो ऑब्जेक्टिव थी उसमें से, और जो डेस्क्रिप्टिव थी उसमें से भी अलग थे, पता है। तो आपका जिसने भी पढ़ा होगा, वो मैराथन क्लास जिसने भी देखी होगी, उसका तो पेपर ही निश्चित ही पास हो गया है। बिल्कुल परेशान आपको बिल्कुल होना नहीं है, क्योंकि आपका पेपर पास हो चुका है। जिसने मैराथन देखी है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बाकी और बच्चों का भी हो गया होगा, ठीक है, परेशान मत होना आप। तो हम 95वें प्रश्न की ओर हैं। हमारे स्कूल में अधिकतर परीक्षण प्रयुक्त होता है, तो कौन सा परीक्षण प्रयुक्त होता है? तो भैया ये उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। कौन सा? उपलब्धि परीक्षण, यही बताया उन्होंने, तो आप लगा लीजिए उपलब्धि परीक्षण। आगे बढ़ें, अब ओनली 5 प्रश्न रह गए हैं, इनको और आप कर लीजिए, फिर आप बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है, ठीक है। और ऐसे हम सारी वीडियोस डालते रहेंगे, आप लोगों की आवश्यकता होगी तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो ये पूछना है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो आपको पता है मीन, मीडियम, मोड तीनों है, लेकिन मानक विचलन नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे? सी। क्या लगाओगे? सी लगाओगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सी लगा दिया, मानक विचलन, ठीक है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना भैया, इसका आंसर ये होगा सी, ठीक है। अब देखिए 97वां प्रश्न। जब मध्यमान एवं मध्यांक के अंक ज्ञात हों तब बहुलांक का सूत्र है। बहुलांक क्या होता है? मोड होता है ना। तो मोड बराबर क्या होता है? मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। क्या होता है? इसका आंसर होगा सी। 97 का आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। 98वां देखिए, 2, 5, 8, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का मध्यमान क्या होगा? इनका मध्यमान होगा 8, ठीक है। क्या होगा? 8 होगा। ओके, इसका आंसर लगा लीजिए बी, 8, ठीक है। आगे बढ़ें, वेरी गुड। 99वां प्रश्न है, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। तो ये पूछ रहे हैं, ये परिभाषा किसने दी है? इनका पूछना क्या है कि ये परिभाषा किसने दी है? किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है, ये परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। किसने दी है? गिलफोर्ड ने दी है, ठीक है। अब हम लास्ट वाले प्रश्न पे आ गए हैं भैया। आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है आपके सामने। लास्ट प्रश्न है, इसको और हम देख रहे हैं। इन संख्याओं का मध्यांक है, इन संख्या को मध्यांक बताना, तो इसका होगा आंसर बी, यानी कि 10, ठीक है। तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है, सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, और ये 95% पेपर सही है इसका उत्तर, ठीक है। गारंटी हम दे रहे हैं 95% सही मिलेंगे आपको, परेशान होना नहीं है। आपका पेपर बिल्कुल सही गया होगा, और आपको इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना अपनी इच्छा से, ठीक है। और कोई बात हो, कहना हो, सुनना हो, पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं कुछ देर बाद, ओके। पेपर आई हो आपको समझ आया होगा, आपने सही से लगा लिया होगा, नहीं लगा तो दोबारा देख लेना इसे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।